हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पक्सीनिया की सेकंड वीडियो में अब हम बात करेंगे हैप्लोफेज की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वीट के ऊपर जो स्टेजेस बनती हैं उनकी, दैट इज़ जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ओके, उससे यूरिडोस्पोर्स बने थे, फिर टीलेटोस्पोर्स बने थे और बेसिडियोस्पोर्स बने थे। वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। बेसिडियोस्पोर्स हैं, दे आर अनेबल टू इन्फेक्ट द वीट प्लांट। अब बेसिडियोस्पोर्स किसको इन्फेक्ट करेंगे? बर्बेरिस प्लांट को, ओके। तो बर्बेरिस प्लांट से आपका हैप्लोफेज स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। पक्सीनिया ग्रामिनीज, जस्ट टू ब्रश अप योर नॉलेज, यूरिडोस्पोर्स एंड टीलेटोस्पोर्स जो कि वीट में बने थे, किस तरह से बने थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर टीलेटोस्पोर्स से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ओके। अब जो बर्बेरी प्लांट पे बनेंगे दो स्टेजेस बनती हैं, पिक्निडियोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ओके। तो ये जो हैप्लोफेज है, ये जो दिस इज कन्फाइंड टू द ऑल्टरनेट होस्ट, और ऑल्टरनेट होस्ट ये आपका बर्बेरिस प्लांट या बर्बेरिस वल्गैरिस। इट स्टार्ट्स विद द बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बर्बेरिस प्लांट पे जर्मिनेट होते हैं और इस बर्बेरिस प्लांट पे या बर्बेरिस लीफ पे दो स्पोर्स की स्टेज पाई जाती है, नेमली पिक्निडियोस्पोर्स। पिक्निडियोस्पोर्स को हम पिक्निडियल कप भी कहते हैं और उनसे जो स्पोर्स बनेंगे दैट इज़ पिक्निडियोस्पोर्स। ऑल्टरनेटली इसका दूसरा नाम है स्पर्मोगोनियल स्टेज, ओके। तो स्पर्मोगोनियल स्टेज यदि आप बनाएंगे तो जो स्पोर्स बनेंगे वो आप बोलेंगे स्पर्मेशिया, या स्पर्मोगोनियल कप है तो उससे क्या बनेगा? स्पर्मेशिया। यदि आप पिक्निडियल कप यूज़ कर रहे हैं या पिक्निडियम यूज़ कर रहे हैं तो स्पोर्स को आप लिखेंगे पिक्निडियोस्पोर्स, ओके। तो ये दोनों सेम चीज़ हैं, स्पर्मेशिया या पिक्निडियोस्पोर्स या फिर पिक्निडियल कप या स्पर्मोगोनियम। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ओके। जो सेकंड स्पोर स्टेज है वो है एसिडियल स्टेज, जिससे क्या बनते हैं? एसियोस्पोर्स बनते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ? हैप्लोमाइसीलियम या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। अब जो स्टेज है वो क्या होएगी? मोनोकैरियोटिक बर्बेरिस प्लांट पे, जो कि पक्सीनिया ग्रामिनीज का ऑल्टरनेट होस्ट है, ओके। तो जो बेसिडियोस्पोर्स हैं दे जर्मिनेट ऑन द लीफ ऑफ द बर्बेरिस प्लांट प्रोवाइडेड, यदि टेम्परेचर, मॉइस्चर मतलब जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं तो बेसिडियोस्पोर्स बर्बेरिस लीफ पर जर्मिनेट होते हैं एक जर्म ट्यूब की सहायता से। ये जर्म ट्यूब कहलाती है प्राइमरी हाइफा, और इस तरह से जो ये यंग लीफ हैं बर्बेरिस प्लांट की, उसको ये डायरेक्ट पियर्स करती हैं एपिडर्मिस के थ्रू, ओके। मतलब ज़रूरी नहीं है वो स्टोमेटा के थ्रू ही मूव करें, तो दे डायरेक्टली पेनेट्रेट द एपिडर्मिस ऑफ द बर्बेरिस प्लांट। अच्छा, इसीलिए इसी वजह से क्या है, जो न्यू लीव्स हैं बर्बेरिस प्लांट की उन्हीं वो ही पेनेट्रेट होती हैं या उन्हीं में इन्फेक्शन होता है, बिकॉज जो ओल्ड लीव्स हैं उनका जो क्यूटिकल है वो बहुत थिक होता है और जर्म ट्यूब इतनी सॉफ्ट होती है वो उनको पेनेट्रेट नहीं कर पाती, डेलिकेट है जर्म ट्यूब। तो दैट मीन्स जो ये पियर्सिंग है जर्म ट्यूब की वो एपिडर्मिस के थ्रू यंग लीव्स के अंदर ही होती है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? वंस विद इन द होस्ट टिश्यू, मतलब जैसे ही ये होस्ट टिश्यू के अंदर पहुंचता है जर्म ट्यूब या प्राइमरी हाइफा, इट ग्रोज विगरसली, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिविजन्स और बहुत सारा माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है। अब ये माइसीलियम कौन सा है? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ओके। दिस माइसीलियम इज सेप्टेट, इट्स सेल्स, अब इस जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है। सेल्स कैसी हैं इसकी? यूनिन्यूक्लिएट, ओके। बिकॉज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है तो सेल्स में एक एक ही न्यूक्लियस होएगा, यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम है। जो माइसीलियम है इट रेमिफाई इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ मीजोफिल सेल्स। जो भी लीफ की मीजोफिल सेल्स हैं वहाँ पर ये पूरी अच्छे से ब्रांचिंग हो जाती है हाइफे की, हॉस्टोरिया इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसको आप देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी। जो ये नोट्स हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, आप इनको बाद में इससे देख सकते हैं, और जो भी मैं बोल रही हूँ उनको आप जैसे आप क्लास में नोट डाउन करते हैं उस तरह से आप समझ के उसको लिखने की कोशिश करें, ओके। अब स्टार्टिंग से हमने क्या कहा था? बेसिडियोस्पोर्स जो टीलेटोस्पोर्स हैं,
टीलियोटोस्पोर्स के अंदर शुरू में क्या था, डाइकैरियोटिक थे, 2 न्यूक्लियस थे टीलियोटोस्पोर की, हर एक सेल में एक प्लस का एक माइनस का। ओके, कैरियोगैमी हुई। और जब टीलियोटोस्पोर से बेसिडियोस्पोर्स बने एक सेल से, तो आपको पता है या याद होगा कि 2 बेसिडियोस्पोर्स प्लस स्ट्रेन के बनते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के बने। ओके, तो दैट मीन्स जो माइसीलियम बना है आपका वो भी या तो प्लस स्ट्रेन का होगा या माइनस स्ट्रेन का होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बेसिडियोस्पोर आया और उसने इन्फेक्ट किया, सेवरल बेसिडियोस्पोर्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स इन्फेक्ट द सेम बर्बेरिस लीफ। ओके, एक ही बर्बेरिस लीफ पे बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स से इन्फेक्ट हो सकता है वो, और दैट मीन्स जो माइसीलियम है लीफ में वो भी प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। ओके, तो जो भी माइसीलियम है लीफ के अंदर वो प्लस का माइनस का दोनों का एक साथ प्रेजेंट रहता है। दे डेवलप साइड बाय साइड, द 2 स्ट्रेन्स ऑफ माइसीलिया दे कैन को एग्जिस्ट इन द सेम लीफ, नो फ्यूज़न अकर्स बिटवीन दैम, पर दोनों के बीच में कोई फ्यूज़न नहीं होता है, पर ये पास पास को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलिए अब इस पिक्चर में हम अब नेक्स्ट जो हम पहले तो अब ये माइसीलियम बन गया, बेसिडियोस्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट हुए और उन्होंने लीफ के अंदर अपने मेसोफिल सेल्स के आसपास उन्होंने अपना अच्छा सा खूब सारा माइसीलियम बना लिया। नेक्स्ट स्टेज है आपकी स्पर्मोगोनियल स्टेज। ओके, अब स्पर्मोगोनियल स्टेज क्या है आप यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो जब अबाउट 4 days आफ्टर द इन्फेक्शन हाइफे कलेक्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। ओके, तो जो लीफ की अपर एपिडर्मिस है वहाँ पर ये बहुत सारे हाइफा इकट्ठे हो जाते हैं और एक मैट बना लेते हैं, मतलब पूरा आपस में गुथ जाते हैं और एक मैट जैसा बना लेते हैं। और ये माइसीलियल मैट से क्या अराइज होते हैं, ग्रुप्स ऑफ हाइफे विच दे अरेंज और दे फैशन इनटू अ स्मॉल फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्पर्मोगोनियम, स्पर्मोगोनियल कप है या पिक्नीडियल कप है। तो अब ये क्या हुआ, ये मेसोफिल सेल्स हैं लीफ की, सारा खूब सारा माइसीलियम यहाँ पर इकट्ठा हो गया, हाइफल मैट्स बन गए। अब ये जो पूरा माइसीलियल मैट है ये अरेंज हो जाता है एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के जैसे इकट्ठा हो जाता है और ये अब कहलाता है स्पर्मोगोनिया। यदि ये अराइज होते हैं, इफ़ द अराइज फ्रॉम द प्लस माइसीलियम, ये प्लस स्ट्रेन के होते हैं एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स इफ दे अराइज फ्रॉम द माइनस स्ट्रेन ऑफ माइसीलियम दिस पिक्नीडियल का और स्पर्मोगोनिया आर ऑफ माइनस स्ट्रेन। ओके, नाउ व्हेन दे मैच्योर दे कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड एट स्मॉल ऑरेंज पैचेज या स्मॉल ऑरेंज आउटग्रोथ्स ऑन द लीव्स। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिए हैं उसमें सिम्टम्स में लीव्स दिखाई थी बर्बेरिस की, तो ऑरेंजिश और इस तरह से आपको स्पॉट्स, उभरे हुए स्पॉट्स नज़र आते हैं इन्फेक्टेड लीव्स में जब उनके पिक्नीडियल कप मैच्योर हो जाते हैं। Each spermogonium consists of a wall ठीक है, ये जो इसकी वॉल बनी होती है ये पेरिडियम होता है। अभी मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। और ये जो ओपनिंग है इसकी, ये ओपनिंग क्या कहलाती है इसकी, ओस्टियोल। ओके, तो ओस्टियोल मतलब जो ओपनिंग है, माउथ है, वो क्या कहलाता है, ओस्टियोल कहलाता है। तो ईच स्पर्मोगोनियम कंसिस्ट ऑफ ए वॉल, इट ओपन्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू अ स्मॉल पोर, जिसको कि हम ओस्टियोल कहते हैं। तो ये देखिए अपर सरफेस ऑफ लीफ के थ्रू ये ओपन हो रही है वॉल और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका ओस्टियोल। आ गया समझ में? ओके, अब क्या होता है, फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्पर्मोगोनियम अराइजेज 3 टाइप्स ऑफ या 3 काइंड्स ऑफ हाइफे। अब जो ये वॉल है इससे इसके अब कौन कौन से इसमें हाइफा अलग अलग तरह के इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो फर्टाइल हैं वो हैं स्पर्मेशियोफोर्स। ये आप ये लंबे 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 देख रहे हैं ना, ये सब क्या हैं, स्पर्मेशियोफोर्स। आपको सिर्फ ये समझना है कि जब आपने कोनिडियोफोर्स पढ़े थे, माइसीलियम से क्या बने थे, कोनिडियोफोर्स, और कोनिडियोफोर्स से क्या बने थे, कोनिडिया। उसी तरह
तरह से इसके अंदर ये स्पर्मेशियोफोर हैं। हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पर्मोगोनियम, तो इसलिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पर्मेशियोफोर। आप पिक्निडियोफोर भी बोल सकते हैं और फिर आप पिक्निडियोस्पोर्स बनाएंगे। ओके, तो ये सारे स्पर्मेशियोफोर हैं। तो पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट आपका जो ये हाइफा है वो है स्पर्मेशियोफोर। और जितने भी अलग अलग तरह के हाइफे हैं वो सब किससे अराइज होते हैं? इसकी वॉल से अराइज होते हैं। तो स्पर्मेशियोफोर्स क्या है? न्यूमरस फाइन स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं आप, ये अराइज होते हैं। तो these numerous fine uninucleate cells they arise from the cells of the walls, जो भी वॉल की सेल्स हैं उनसे ये अराइज हो जाते हैं। they project into the cavity of spermogonium। अब ये स्पर्मोगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसकी कैविटी है, इसके अंदर अब ये क्या लग गए? सारे स्पर्मेशियोफोर्स लग जाते हैं। क्लोजली पैक्ड हैं जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, और अरेंज लाइक द पैलिसेड लाइक लेयर के जैसे पास पास ये अरेंज हो जाते हैं। ओके, each spermatiophore by successive division of its nucleus at its free tip a number of small cells one after the another called spermatia। that means अब ये क्या करते हैं, जो ये अब ये क्या यूनिन्यूक्लिएट हैं, ये जो स्पर्मेशियोफोर्स हैं ये क्या है? यूनिन्यूक्लिएट हैं। अब हर एक स्पर्मेशियोफोर्स की जो न्यूक्लियस के अंदर डिविजन्स होते रहते हैं, सक्सेसिव डिविजन्स होते रहते हैं, और न्यूक्लियस इसकी टिप से अलग होता जाता है, एक स्मॉल सेल बन जाती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेशिया। ईच हैज सिंगल न्यूक्लियस एंड दे आर वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। और अब क्या हो जाता है? ये स्पर्मेशिया, मतलब जिस तरह से कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनता है उसी तरह से स्पर्मेशियोफोर से स्पर्मेशिया बना। मतलब स्पर्मेशिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पर्मेशियोफोर है, एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में बार बार डिविजन्स होते रहते हैं, फिर इस न्यूक्लियस से क्या है? थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लग जाता है और ये स्पर्मेशिया बन जाता है, फिर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये इस यहाँ से ये बनते जाते हैं और ये बन के जो इसकी कैविटी है यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे स्पर्मेशिया। आ गया समझ में आपको? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पर्मेशियोफोर से स्पर्मेशिया बार बार बनते रहते हैं बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और फिर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इन पे लग जाता है और ये इस तरह से एक स्पर्मेशिया बन जाता है। मतलब क्या है? एक स्पोर है वो बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरीफाइसिस। पैरीफाइसिस क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग डेलिकेट स्टेराइल हाइफे होते हैं। दे डेवलप नियर द ओस्टियोल फ्रॉम द स्पर्मोगोनियल वॉल। अब ये जो पैराफाइसिस हैं ये स्टेराइल होते हैं, अपने पहले भी पैराफाइसिस पढ़े हैं, ये यहाँ पर ओस्टियोल के पास के इधर यहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं पैराफाइसिस इनका। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हाइफे हैं वो है रिसेप्टिव हाइफे, इनको हम फ्लेक्सिस हाइफा भी कहते हैं। ओके, तो ये रिसेप्टिव हाइफे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं आपके? ये यहाँ पर, ये रिसेप्टिव हाइफे हैं आपके। तो ये रिसेप्टिव हाइफे का जो काम है वो जैसे फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? जो फीमेल ऑर्गन क्या है आपका? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। स्टिग्मा का काम क्या होता है? उसके आप आकर उस पर क्या लग जाते हैं? पोलन ग्रेन्स आके लगते हैं। ओके, सेम इसी तरह का इसका रिसेप्टिव हाइफे का हिंदी में बोलते हैं ग्राही तंतु। तो ये किसके के जैसे बिहेव करते हैं? दे बिहेव लाइक अ फीमेल ऑर्गन की जैसे बिहेव करते हैं, और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स इनके ऊपर आके लग जाते हैं। किस तरह से? ये अपन देखते हैं आपके। तो जो रिसेप्टिव हाइफे हैं, एक ब्रॉडली बिफोर स्टार्टिंग में आपको कॉमन लैंग्वेज में बता दूं कि अभी जो स्पर्मेशिया है ये क्या है? यदि प्लस स्ट्रेन का पिक्निडियोस्पोर है तो स्पर्मेशिया भी कैसे बनेंगे? प्लस के, और रिसेप्टिव हाइफे भी किसके बनेंगे? प्लस के। पर अब फ्यूज़न किसके बीच में होगा? माइनस। अब जो स्पर्मेशिया इस पर आके लगेंगे वो कौन से स्ट्रेन के होने चाहिए? माइनस स्ट्रेन के। दैट मीन्स जो रिसेप्टिव हाइफा जिन स्पर्मेशिया को रिसीव करेगा वो उसके अपोजिट स्ट्रेन के होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सेम स्पर्मेशिया जो इसी के स्ट्रेन के उसके साथ उसका फ्यूज़न हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जो एडजेसेंट टू द ओस्टियोल एंड बिलो, ये यहाँ पर बिल्कुल एडजेसेंट टू द ओस्टियोल, ये अनाद जो रिसेप्टिव हाइफे हैं ये डेवलप होते हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं विद ब्लंट एंड्स, इनके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड नहीं होते, ब्लंट टिप्स होती हैं इनकी। सेप्टेड भी हो सकते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, और इनमें एक सेंट्रल पोर पाया जाता है। ओके, जो स्पर्मेशिया है दे फंक्शन एज मेल सेल्स। जो स्पर्मेशिया बने, दैट मीन्स जो स्पर्मेशियोफोर से स्पोर्स बने या पिक्निडियोस्पोर्स बने, दे फंक्शन एज मेल सेल्स। और जो रिसेप्टिव हाइफा है
वो कैसे फंक्शन करते हैं, फीमेल हाइफा की जैसे। ओके, दे डेवलप, जो रिसेप्टिव हाइफा हैं दे डेवलप लेट, ये एज़ कम्पेयर टू द स्पर्मेशिया रिसेप्टिव हाइफे का डेवलपमेंट बाद में होता है। एंड स्पर्मेटाइजेशन का जो प्रोसेस है और जो स्पर्मेटाइजेशन होता है वो अपोजिट स्ट्रेन्स का होता है। चलिए अब हम प्रॉपर स्पर्मेटाइजेशन जो थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बताया उस पर हम फोकस करते हैं कि स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है। तो द मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मोगेमी इन पक्सीनिया इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। ओके, अब स्पर्मेटाइजेशन दैट मीन्स अभी जो ये पिक्निडियो स्पर्मेशिया बने वो क्या है, यूनिन्यूक्लिएट हैं। तो और जो बेसिडियोस्पोर से ये सारा बना क्या है, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। अब स्पर्मेटाइजेशन के बाद क्या होएगा, डाइकैरियोटिक सेल्स बनेंगी, तो वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटाइजेशन। तो द मैकेनिज्म और प्लाज्मोगेमी होएगी तभी वो दो न्यूक्लियस जो प्लस और माइनस के हैं वो पास पास आएंगे। तो द मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मोगेमी इन पक्सीनिया इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। द मैच्योर स्पर्मेशिया exude from the ostiole of spermogonium in a drop of sticky thick liquid called nectar. ओके, अब ये जो स्पर्मेशिया हैं ये यहाँ से ooze आउट होके बाहर आ जाते हैं ओस्टियोल से, ठीक है। और इनके किस तरह से आते हैं, इस मतलब इनके अंदर एक नेक्टर और एक थिक सेंट जैसा, जैसे प्लांट्स के जैसे फ्लावर्स के अंदर होता है ना नेक्टर, इस तरह से इसके अंदर भी नेक्टर बनता है। तो दीज ये बाहर आते हैं स्टिकी लिक्विड मटेरियल में, नेक्टर की जैसे होता है वो, उसमें खुशबू भी आती है, नेक्टर विद इट्स सेंट एंड शुगर। तो इसके अंदर खुशबू भी होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है, और इट इज स्वीट ऑल्सो, दैट इज नेक्टर की जैसे प्रॉपर जैसे फ्लावर्स के अंदर होता है, जिससे क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टू द स्पर्मोगोन। अब क्या होता है, जैसे ये ऊज आउट होगा यहाँ से, ओके, अब अपनी स्वीट स्मेल से और स्वीट नेचर से क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होता है, तो इंसेक्ट आके यहाँ पर बैठ जाता है और ये जो स्पर्मेशिया हैं ये उसकी लेग्स पर, उसके अपेंडेजेस पर क्या होता है, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इंसेक्ट पर। जिस तरह से सेम जैसे पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू फ्लावर्स में, उसी तरह का ये प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। अब जब सेम इंसेक्ट क्या होता है, जब ये सेम एक सपोज ये प्लस वाले पर यहाँ पर बैठा इंसेक्ट, तो उसके प्लस के स्पर्मेशिया हो गए। सपोज हम माने कि ये वाला जो स्पर्मोगोनिया है ये माइनस स्ट्रेन का है। अब यदि उड़ के इस पे या किसी और पर भी जब वो माइनस स्ट्रेन वाले रिसेप्टिव हाइफा पर ये बैठता है, तो जो उन दोनों के बीच की वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाती है। ओके, तो अब क्या होता है, रिसेप्टिव हाइफा जो हैं वो भी ओस्टियोल से बाहर आते हैं। तो दीज आर द ये जो रिसेप्टिव हाइफा हैं ये अपोजिट स्ट्रेन वाले जो स्पर्मेशिया उनसे ये स्पर्मेटाइज्ड हो जाते हैं। और द इंटरवेनिंग वॉल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्पर्मेशियम ऑफ वन स्ट्रेन एंड द रिसेप्टिव हाइफा और अनदर स्ट्रेन डिजॉल्व हो जाती है। तो इंसेक्ट आए, प्लस स्ट्रेन वाले से आए या माइनस स्ट्रेन वाले से अपोजिट स्ट्रेन वाले रिसेप्टिव हाइफा पे बैठे, और जो उनके बीच की वॉल है वो डिजॉल्व हो जाती है। द स्पर्मेशियम का जो न्यूक्लियस है इट पासेस थ्रू द ओपनिंग, जो भी डिजॉल्व हुई है वॉल, इनटू द रिसेप्टिव हाइफे। और फिर क्या होता है, ये रिसेप्टिव हाई, ये देखिए ये न्यूक्लियस है और फिर ये आके इसके अंदर ये रिसेप्टिव हाइफा के अंदर ये चला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, एंड फ्रॉम विच, अब क्योंकि ये क्या रिसेप्टिव हाइफे के अंदर इनके सब में पोर्स होते हैं, तो इट मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द पोर्स इन द सेप्टस के, ये पोर्स से होते हुए नीचे बेसल सेल के अंदर चला जाता है। जो रिसेप्टिव हाइफे की बेसल सेल है, सबसे नीचे वाली सेल है, वहाँ पर चला जाता है। और अब क्या होएगा, जो बेसल सेल है रिसेप्टिव हाइफा की, वो क्या हो गई है आपकी, डाइकैरियोटिक हो गई है। नाउ इट हैज़ गॉट टू न्यूक्लियस, एक प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस है और एक वो माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस है। दैट मीन्स अब ये डाइकैरियन बन गई। अब इसके डिवीज़न से जो भी माइसीलियम बनेगा, इस बेसल सेल के में कॉन्जुगेट डिवीजन्स होंगे, माइसीलियम बनेगा। अब जो नेक्स्ट माइसीलियम बनेगा वो क्या होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो इसी तरह से सो मैनी रिसेप्टिव हाइफे गो थ्रू द सेम प्रोसेस। ऐसा नहीं ना अपन ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, तो बहुत सारे पिक्नीडियल कप हैं या बहुत सारे स्पर्मोगोनियम हैं, बहुत सारे अनगिनत क्या हैं
लगे हुए हैं जगह जगह हर लीफ पर, और बहुत सारे ये इस तरह से स्पर्मेटाइजेशन के प्रोसेस हो रहे हैं। तो बहुत सारा ये बेसल सेल्स हैं और बहुत सारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है। नाउ ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटाइजेशन। मतलब जो डाइकैरियोटाइजेशन का प्रोसेस है, नाउ इट इज़ कॉल्ड द स्पर्मेटाइजेशन। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली। ओके, अब जो स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइफा हैं, ये अब इसमें कैसे फंक्शन कर रहे हैं? दे फंक्शन एज द फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये काम कर रहे हैं इस फंगस के अंदर। ओके, चलिए अब क्या होता है? अब जो नेक्स्ट स्टेज है, ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट स्टेज जो डायग्राम है वो हम इसी में से देखते हैं। अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम आपका बन गया है, उससे अब क्या बनेगा आपका ये नीचे वाला, 1 सेकेंड। ओके, अब ये जो आपका डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, उससे आपका ये जो नीचे वाला एसीडियल कप है वो बनेगा। दैट मीन्स बर्बेरिस प्लांट की अपर लिफ पे तो बनते हैं स्पर्मोगोनियल कप, और निचली लोअर एपिडर्मिस पे बनते हैं ये आपके एसीडियल कप या एसीडियल स्टेज। अब क्या होता है? तो जब माइसीलियम है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, वो जैसे ये बेसल सेल से नीचे डिवाइड होता है बेसल सेल्स, और वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाती हैं। अब उसके बाद सेम जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है वो इसका ये जो पेरिडियम है, पहले ये इसका ये पेरिडियम बन जाता है। ओके, तो जो एसिडियोस्पोर इसके पेरिडियम बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसिडियोस्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं, और उन एसिडियोस्पोर मदर सेल के डिवीज़न से इस तरह से ये एसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? डाइकैरियोटिक होते हैं। अब ये किस तरह से बनते हैं? इनके अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो बेसल लेयर बनती है उसे हम कहते हैं एसीडियल प्राइमोर्डिया। सपोज ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया, यहाँ नीचे आके अब एक बेसल लेयर बन जाती है। यहाँ पर ये जो बेसल लेयर है ये कहलाती है एसीडियल प्राइमोर्डिया। ओके, अब विच बिकम्स बाइन्यूक्लिएट। अब ये जो बाइन्यूक्लिएट सेल्स हैं बेसल लेयर की, अब इस एसीडियल प्राइमोर्डिया से निकलती हैं एसिडियोस्पोर मदर सेल्स। तो सबसे पहले एसिडियल प्राइमोर्डिया बना, वो किससे बना? बेसल सेल की डाइकैरियोटिक सेल से। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? रिसेप्टिव हाइफा बना, स्पर्मेटाइजेशन हुआ, रिसेप्टिव हाइफे की जो सबसे नीचे वाली सेल तक पहुँच गया न्यूक्लियस बेसल सेल। बेसल सेल क्या हो गई आपकी? डाइकैरियोटिक हो गई। अब उसके अंदर डिविजन्स होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, और अब जो जिस माइसीलियम से एसीडियल कप बनेगा वो कहलाती है एसीडियल प्राइमोर्डिया। और उसके बाद ये जो एसीडियल प्राइमोर्डिया से बनती है एसिडियोस्पोर मदर सेल। एसिडियोस्पोर मदर सेल होती हैं वो डिवाइड होती हैं, और एसिडियोस्पोर एंड इंटरकैलरी सेल्स बनाती हैं ऑल्टरनेटली। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये एसिडियोस्पोर है, फिर ये बीच बीच में जो हैं ये डिसजंक्टर सेल्स हैं, फिर एसिडियोस्पोर सेल है। तो एसिडियोस्पोर मदर सेल से ऑल्टरनेटिवली एसिडियोस्पोर्स एंड डिसजंक्टर सेल्स बनती हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ एसिडियोस्पोर्स at the time of एसिडियोस्पोर formation, the binucleate एसिडियोस्पोर mother cell, it increases in length and the two nuclei जो हैं डिवाइड्स कॉन्जुगेटली। मतलब जो भी एसिडियोस्पोर मदर सेल की दोनों न्यूक्लियस हैं उनके अंदर कॉन्जुगेट डिवीज़न होता है। स्मॉल डॉटर सेल कट ऑफ एट इट्स टर्मिनल एंड। ओके, अब एक एसिडियोस्पोर मदर सेल से क्या बनती है? एक डॉटर सेल बनती है, और जो द टू न्यूक्लियाई रिमेन इन द मदर सेल एंड टू गोज इन द डॉटर सेल। तो एसिडियोस्पोर मदर सेल के जो दो न्यूक्लियस हैं उनमें कॉन्जुगेट डिवीज़न हुआ और एक डॉटर सेल बनी। तो दो न्यूक्लियस तो मदर सेल में ही रह गए, और बाकी के जो दो न्यूक्लियस बने वो कहाँ चले गए? डॉटर सेल के अंदर चले गए। द डॉटर सेल इंक्रीजेज इन साइज एंड डिवाइड्स इनटू टू सेल, मतलब अपर बिगर बाइन्यूक्लिएट सेल, जिससे क्या बनेंगे आपके? ये एसिडियोस्पोर बनेंगे, एंड लोअर स्मॉलर स्टेराइल डिसजंक्टर सेल्स और इंटरकैलरी सेल्स। ओके,
चलिए आई रिपीट इट। बेसल सेल्स डाइकैरियोटिक हैं। उसके बाद आपका बनता है एसीडियल प्राइमोर्डिया। एसीडियल प्राइमोर्डिया से एसीडियल मदर सेल्स बनती हैं। एसीडियल मदर सेल्स के अंदर डाइकैरियोटिक है ऑब्वियसली, उसमें कॉन्जुगेट डिविजन्स होते हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं। अब डॉटर सेल में भी 2 न्यूक्लियस हैं, फिर डॉटर सेल डिवाइड होके एक बड़ी सेल बनाती है ऊपर वाली, जो कि एसिडियोस्पोर बनाती है, और एक छोटी सेल मतलब एक स्मॉलर सेल बनाती है जो कि स्टेराइल होती है, जिसे हम डिसजंक्टर सेल कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। इज इट क्लियर नाउ? ओके। इस तरह से जो एसिडियोस्पोर मदर सेल है ऑफ डिवीजन, और देखिए इस तरह से चेन्स ऑफ एसिडियोस्पोर्स और इंटरकैली सेल्स की इस तरह से ये कई सारी चेन्स बन जाती हैं। और इन द मीन वाइल क्या होता है, ये कम्प्लीटली जो ये वॉल है ये कम्प्लीटली सराउंड कर लेती है इसको, जो इसकी है ना ये वॉल जो बनती है ये कम्प्लीटली इसको सराउंड कर लेती है। अब क्या, और इस तरह से ये चेन्स ऑफ एसिडिया बनते जाते हैं। अब जब ये बहुत सारे बन जाते हैं तो द एक्सर्ट प्रेशर, एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, और एसिडियम जो है इट ब्रेक टू फॉर्म मतलब इस तरह से ब्रेक हो जाता है जो एसिडियल कप है, और जो इंटरकैलरी सेल्स है ना ये बीच वाली, ये क्या होती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। इससे क्या होएगा, जो एसिडियोस्पोर हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये एसिडियोस्पोर्स कैसे हैं, ये पॉलीहेड्रल हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, ओके, एंड बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, दैट इज़ डाइकैरियोटिक हैं। एक प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस है और एक माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस है। ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, जैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं राउंडेड हो जाते हैं, ओके, एंड दे आर डिसेमिनेटेड बाय द विंड। एसिडियोस्पोर्स अब क्या है, बिकॉज डाइकैरियोटिक हैं तो एसिडियोस्पोर्स जो हैं दे आर अनेबल टू इन्फेक्ट द बारबेरिस प्लांट। अब यदि इनको इन्फेक्ट करना है तो ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, व्हीट प्लांट को, उसी तरह से इन्फेक्ट करेंगे जैसे कि यूरिडोस्पोर्स करते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ एसिडियोस्पोर्स में क्या, एसिडियोस्पोर्स जो एयर करंट्स के साथ दे आर कैरीड टू द प्राइमरी होस्ट, मतलब व्हीट प्लांट पर ये पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर ये जर्म ट्यूब की सहायता से जिस तरह से यूरिडोस्पोर्स जर्मिनेट होता है ना, जर्म ट्यूब बनती है, फिर एप्रिजोरियम बनता है, उस वेसाइकल बनते, उसी हिसाब से जर्मिनेट होते हैं, फिर अंदर माइसीलियम बन जाता है व्हीट पे, और फिर वापस से यूरिडोस्पोर बनता है। तो इस तरह से जो ये साइकिल है ये चलता रहता है। तो ये पक्सीनिया का एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, दैट मीन्स इसमें बहुत बड़ा ये इसका लाइफ साइकिल है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिडोस्पोर्स एंड एंड्स विद द एसिडियोस्पोर्स। तो जो पहला स्पोर है यूरिडोस्पोर और जो लास्ट स्पोर है एसिडियोस्पोर्स, ये दोनों ही स्पोर व्हीट को इन्फेक्ट करते हैं। बाकी टिलिटोस्पोर्स व्हीट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो तो बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स सिर्फ बारबेरिस प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं। और इनका क्या न्यूक्लियर स्टेटस है हर स्पोर का, ये भी आपको पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। बाकी इसके जो बाकी जो इसके चीज़ें जो भी मैंने एक्सप्लेन की है वो मैंने इसमें स्लाइड्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट की हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो आराम से। ये देखिए, ये प्लस माइनस, ये डाइकैरियोटाइजेशन हो गया है, ओके, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप इन पिक्चर्स से आपको ईजीली आप इनको आराम से इनको समझ सकते हैं। चलिए, एसिडियोस्पोर्स बन गए, ओके, ये सारी पिक्चर्स क्लियर हैं। एसीएल का पेन एसिडियल स्टेज है, इंटरकैलरी, तो इसका अलग से डायग्राम है, आप अलग से इनको बना सकते हैं। ये पूरा इसका लाइफ साइकिल है। यदि आप स्टार्ट करें व्हीट प्लांट से, देखिए ये व्हीट प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, यूरिडोस्पोर्स बन रहे हैं। यूरिडोस्पोर्स तो बार बार बनते रहते हैं और पूरा इन्फेक्ट करते जाते हैं। लेटर इन द सीजन टिलिटोस्पोर्स बनते हैं। टिलिटोस्पोर क्या है, परफेक्ट स्टेज है, बिकॉज इसके अंदर कैरियोगेमी भी हो रही है और मियोसिस भी हो रहा है। फिर बेसिडियोस्पोर्स बन गए, बारबेरिस प्लांट को इन्फेक्ट किया, पिक्नीडियल कप बने, स्पर्मेटाइजेशन हुआ, एसिडियोस्पोर्स बने, और वापस से एसिडियोस्पोर्स किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। ओके, ये भी एक सेम ही है पिक्चर, पर ये कलर्ड है। जो भी आपको लगे इट इज़ मच क्लियर देन दैट, तो आप इसको भी आराम से अपने हिसाब से आप डायग्राम बनाइए जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ओके, चलिए अब
ओके, ये भी एक वही हो गया, व्हीट प्लांट हो गया। ये बर्बेरिस पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये येलो स्पॉट्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। चलिए, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो क्वेश्चन हाँ अधिकतर आ ही जाता है आपके, वो है पक्सीनिया पात। पहली चीज़ तो क्वेश्चन ये है पक्सीनिया पात, चलो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट एंड एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न विच इज़ नोन एज पक्सीनिया पाथ। मतलब पक्सीनिया में क्या है, एक यूरिडोस्पोर्स तो कहीं और बनते हैं और फिर एसिडियोस्पोर कहीं और बनते हैं। तो ये पक्सीनिया कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है पूरे उसमें, बिकॉज यूरिडोस्पोर्स और ये तो व्हीट प्लांट तो आपके कहाँ लग रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में, और स्पोर्स आपके कहाँ पर बन रहे हैं, एसिडियल स्पोर्स। हाँ, तो ये चीज़, ये जो पूरा पक्सीनिया जो अपना लाइफ साइकिल के दौरान पाथ कवर करता है, लॉन्ग जो इसका डिस्टेंस मूवमेंट होता है, वो कहलाता है इसका पक्सीनिया पाथ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया के अंदर, ये तो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है इन जनरल, यदि दोनों होस्ट प्रेजेंट हो तो, पर यदि दोनों होस्ट प्रेजेंट नहीं है, सपोज बर्बेरिस प्लांट इंडिया में प्रेजेंट है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये पक्सीनिया अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ठीक है ना। यदि मतलब जब आपको नेक्स्ट क्रॉप जब आपकी लगी तो यूरिडोस्पोर्स तो बिकॉज टेम्परेचर इतना हाई है तो वो तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, और टिलियोटोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स तो जो व्हीट प्लांट को जर्मिनेट कर इन्फेक्शन कर ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब बर्बेरिस प्लांट प्रेजेंट ही नहीं है इंडिया में, तो फिर हर साल उतनी ही मतलब उतनी ही तेज़ी से, उतने ही विगर से किस तरह से इन्फेक्शन कॉज होता है, इसे हम कहते हैं रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट या रिकरेंस ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ पक्सीनिया इन इंडिया। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये है आपका मैप है, यूएसए का मैप है। यूएसए के अंदर तो क्या है कि ये देखिए, ये जो ग्रीन से एरिया नज़र आ रहे हैं आपको, वो सारे क्या हैं, ये व्हीट ग्रोन एरियाज़ हैं। ओके, तो सपोज़ यहाँ पर तो व्हीट क्या है अवेलेबल है, और टेम्परेचर भी इनका वो हाई ने, पर फिर भी क्या है, सपोज़ यहाँ पर बने, यहाँ पर भी व्हीट क्रॉप्स है, मतलब आपको हमेशा ही व्हीट क्रॉप्स अवेलेबल है, और यहाँ पर बर्बेरिस प्लांट्स भी हैं, तो आपका यहाँ पे बने स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स वाके बर्बेरिस प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, फिर एसिडियोस्पोर जाके वापस से व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर तो रिकरेंस बहुत आसान है, बिकॉज बर्बेरिस प्लांट प्रेजेंट है और लाइफ साइकिल है वो फंगस का कंप्लीट होता रहता है। चलिए, अब हम इसकी थोड़ी ये जो स्टैकमैन ने तो यूएसए के अंदर पक्सीनिया पाथ को बताया कि पक्सीनिया पाथ के बारे में उन्होंने यही बताया कि भाई सपोज़ यहाँ पर आपका व्हीट प्लांट ग्रोन हो रहा है, तो नेक्स्ट उसके अंदर किस तरह से ये वापस से जो व्हीट प्लांट है इन्फेक्ट हो रहा है बर्बेरिस के थ्रू, किस तरह से कौन से पाथ से ये पहुँच रहा है, ये उन्होंने स्टैकमैन ने यूएसए के अंदर पक्सीनिया पाथ के बारे में बताया। नाउ केसी मेहता का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उन्होंने बताया कि देयर इज़ नो रोल ऑफ बर्बेरिस इन इंडिया। बर्बेरिस प्लांट का इंडिया में कोई रोल ही नहीं है और बर्बेरिस प्रेजेंट ही नहीं है। और उसके अलावा अब ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा, उसके अलावा क्या कि समर के अंदर मतलब गर्मियों के अंदर टिलियोटोस्पोज एंड यूरिडोस्पोज हैं, जो भी प्लेन एरिया हैं आपके, जहाँ पर भी व्हीट ग्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पर वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दे डाई बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और जो सेल्फ ग्रोन व्हीट एंड ऑफ सीजन व्हीट इन नीलगिरियन, अब ये कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जो स्पोज हैं, यूरिडोस्पोज या टिलियोटोस्पोज, जो कि सेल्फ ग्रोन व्हीट एरियाज़ हैं, ये जो ऑफ सीजन के जो व्हीट लग जाते हैं ना नीलगिरी में या पालनी हिल्स के अंदर, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एस नागराजन एंड एच सिंह ने क्या बताया, उन्होंने जो थ्योरी दी कि जो सेल्फ ग्रोन व्हीट एंड ऑफ सीजन व्हीट प्लांट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में इस डिजीज़ के बार बार रिकर होने के लिए। अब जो येलो रस्ट है, इट सर्वाइव इन ऑफ सीजन इन हिमालय। अब जो येलो रस्ट है, अभी हम मैप्स में देखेंगे तो ये शुरू में मैंने आपको 3 रस्ट बताई थी, ब्राउन या रस्ट, येलो रस्ट एंड ब्लैक रस्ट, जो कि पक्सीनिया की अलग अलग स्पीशीज से हैं। तो जो येलो रस्ट है, इसके जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पर करते हैं, ये हिमालय में सर्वाइव करते हैं। ओके, ब्लैक रस्ट सर्वाइव इन ऑफ सीजन इन नीलगिरी एंड पालने हिल्स में। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, नीलगिरी मतलब साउथ में प्रेजेंट है ये। और ब्राउन रस्ट जो है, इट सर्वाइव इन ऑफ सीजन इन हिमालय
और नीलगिरी में ये दोनों के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। चलिए अब हम इस डायग्राम से देखते हैं। तो जो येलो रस्ट के स्पोर्स हैं, येलो रस्ट के, ये तो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं येलो रस्ट के स्पोर्स? तो देखिए ये हिमालय से आ रहे हैं। ब्राउन रस्ट के भी कहाँ से आ रहे हैं? हिमालय से आ रहे हैं। पर यदि जो हम ब्लैक रस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर आ रहे हैं? ये इसके स्पोर्स आ रहे हैं, ये साउथ से आ रहे हैं। ओके, और ब्राउन रस्ट के दोनों हिमालय से और नीलगिरी हिल्स दोनों से स्पोर्स आ रहे हैं। ये अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये जो आप ये जितने भी ये ब्राउन कलर्स हैं, ये आपके क्या है? व्हीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं। तो व्हीट ग्रोइंग एरियाज़ कहाँ हैं आपके? देखिए उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है। तो ये सेंट्रल इंडिया में भी है और ये सारा नॉर्थ इंडिया के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि हिमालय से और साउथ से ये किस तरह से पहुंचते हैं। तो इस पर इन्होंने जो नागराजन हैं आपके एस नागराजन और एच सिंह ने इस पर काफ़ी स्टडी की है। और अब उन्होंने ये एयर करेंट्स को उन्होंने स्टडी किया कि मॉनसून में या किस तरह से जो एयर करेंट्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होती है। तो देखिए उन्होंने किस बताया कि साउथ से तो किस तरह से कहाँ पर जो एयर करेंट्स चल रहे हैं आपके, और किस तरह से ये डिज़ीज़ हिमालय से या साउथ से जाकर प्लेन्स में सेंट्रल उसके अंदर सेंट्रल रीजन में या नॉर्थ रीजन में ये एयर करंट्स की सहायता से ये पहुंचती है। और ये जो एयर करंट्स हैं आपके वो भी क्या हैं? ये 2000 मतलब जो स्पोर का मूवमेंट है वो बहुत ऊपर 2000 मीटर ऊपर ये रहता है। तो अभी जो ब्लैक रस्ट की हम बात करें तो ये साउथ से ये ब्लैक रस्ट जो आपकी है ये साउथ से चल रही है और एयर करंट्स के हिसाब से ये क्या है? सिर्फ ये सेंट्रल इंडिया के अंदर ही ये ब्लैक रस्ट आपको दिखता, मतलब जो इन्फेक्शन है वो आपको नज़र आएगा। तो ये जो यूरिडोस्पोज है ये यहाँ से एयर करंट्स की सहायता से सेंट्रल इंडिया में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से भी आगे ये मूव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से रिकरेंस जो है ब्लैक रस्ट का, येलो रस्ट का या ब्राउन रस्ट का, वो उनके जो स्पोर्स जो हिमालय रीजन या नीलगिरी रीजन में जो कि सेल्फ ग्रोन व्हीट क्रॉप्स हैं या जो कुछ वीड्स हैं वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं और वहाँ से यूरिडोस्पोज अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जब एयर के भी सैंपल लिए गए उन एरिया से तो वहाँ पर भी आपको यूरिडोस्पोज नज़र आए। तो स्पेशली जो ब्लैक रस्ट है वो नीलगिरी से जाता है और सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करता है और उसी हिसाब से साल भर मतलब हर साल जो है इन्फेक्शन फैलता है। तो इंडिया में रस्ट इन्फेक्शन में बर्बेरिस का कोई मतलब उसका कोई कंट्रीब्यूशन या कोई योगदान नहीं है। ओके, तो यदि क्वेश्चन आता है कि हाउ डज़ इट रिकर एवरी ईयर, तो ये इसकी थ्योरी है कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो रस्ट डिजीज़ है वो हर साल रिकर होती है। ओके, चलिए अब ये लाइफ साइकिल इसका हम इसको पढ़ ही चुके हैं। यूरिडोस्पोज बने, टीलोटोस्पोज, फिर मियोसिस हुआ, बेसिडियोस्पोज। ओके, तो ये इसका यदि लाइफ साइकिल आता है तो आपको ये पूरा करना है। पर यदि आता है रिकरेंस पक्सीनिया का जो पाथ है वो एक अलग चीज़ है। तो उसके यदि आपको आता है कि पक्सीनिया पाथ इन इंडिया तो फिर आपको रिकरेंस के बारे में बताना है। बिकॉज इंडिया के अंदर तो बर्बेरिस प्लांट है नहीं, पर जनरली आपका ये लाइफ साइकिल ही आता है तो ये पूरा कवर हो जाता है आपका लाइफ साइकिल में जो भी पोर्शंस हैं, अलग अलग स्पोर की स्टेजेस आती हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। या एक अलग से शॉर्ट नोट आता है रिकरेंस ऑफ दिस ब्लैक स्टेम डिजीज़ इन इंडिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हर बार की जैसे फिर भी आपको कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सो मच।